हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब नीट में बस बहुत ही कम समय रह गया है, अर्थात 5 मई को आपके पेपर होने वाले हैं। तो बहुत ही कम समय में आपको एक रिवीजन लेकर एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसका आप अगर उपयोग कर ले जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। लगभग 50% इस वीडियो से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो हम लेकर के आए पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कथन और कारण सहित आपके ये वीडियो है, जिसमें कथन भी है, कारण भी है और सभी का समन्वय एक ही सॉल्यूशन में लेकर के आए हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ, चलते हैं, आपको ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन देखिए, एम्स 2010 का एक क्वेश्चन है। इसको आपको याद करना, मतलब जो है अपने दिमाग में संजो कर रख लीजिए। बहुत ही कारगर ये पेपर है, तो हो सकता है आपके काम ही आ जाए। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आ गया। ये है पहला क्वेश्चन, चुंबकीय पारगम्यता की बीमाएं हैं। हाँ, तो ये कह रहा है कि चुंबकीय पारगम्यता की बीमा कौन सी है। तो चुंबकीय पारगम्यता की बीमा है MLT इनवर्स 2, ये इनवर्स 2, ये है चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबे समांतर चालक तार एक दूसरे से b दूरी पर रखे हुए हैं। इनमें से एक ही दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर बल का मान क्या होगा। तो बल का मान का सूत्र जो आप जानते हैं वो है कौन, ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 10 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप है। चुंबकीय क्षेत्र 0.6 I कैप, 0.4 J कैप और प्लस 0.5 K कैप में रखा हुआ है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल का मान क्या होगा। तो इसका मान देखिए क्या होगा, ये, ठीक है। अगला देखें, रेडियो सक्रिय कोबाल्ट 60 गामा विकिरण उत्सर्जित करता है कितने, ये आपको बताने हैं। तो जो कोबाल्ट 60 जो होता है, जब गामा विकिरण उत्सर्जित करता है तो ये बीटा कणों के उत्सर्जन के पश्चात होता है, यानी ये ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए, ठीक है, पूर्ण प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए इसका मान क्या होता है। दोनों के मान को आपको बताना है कि इसका मान क्या होता है। तो इसका मान होता है 0-1 होता है। अगला क्वेश्चन, किसी समरूप बेलनाकार तार का उसकी ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़ता घूर्ण होगा, क्या होगा। तो होगा 12 mr², ये होगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह के समीप चक्रण कर रहे किसी यम द्रव्यमान के उपग्रह को पृथ्वी की त्रिज्या RE के बराबर ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। कौन सी वृद्धि होगी। ये बताना है आपको। तो इसमें वृद्धि होगी, उसका सूत्र क्या होगा। तो ये होगा RmgRa/2। अगला क्वेश्चन है कि एक कोश जिसका आंतरिक और बाह्य कोश क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर का प्रवैधतांक 40 है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी आपको संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी होगी। तो वो कितना होगा, जी, ठीक है, 16/9 × 10⁻⁹ F। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए एक संधारित्र, ये देखिए आपको प्रस्तुत किया गया है
एक परिपथ बना गया है, जिसमें देखिए ये आपके C1 C2 धारिता जुड़े हुए हैं। तो इसमें कौन सही है, यानी देखना है कि कौन इसमें श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में, तो इसका संयोजन का सूत्र क्या होगा। ठीक है, ये सूत्र आपको दिया हुआ है, तो इसका ये देखिए कौन सा सूत्र सही होगा। तो सूत्र है इसका ये C1 प्लस C2 ब्रैकेट के अंदर B/C1 C2 प्लस C3। ठीक है, ये इसका सूत्र है। एक आवेशित चालक गोले का व्यास 2.4 m तथा पृष्ठ आवेश का घनत्व 10 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर, इसकी सतह के निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो इसके फ्लक्स का मान होगा कितना, 2 × 10⁷ Nm²/c, या प्रति कूलम आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की टक्कर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की टक्कर में देखिए ये आपका कथन सही नहीं है कि फोटॉन की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई पर सीधा बेलनाकार, इसमें 10 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो तार का रेखीय आवेश का घनत्व क्या होगा। तार के रेखीय आवेश का घनत्व आपको ज्ञात करना है, तो ये होगा 0.5 ये माइक्रोकूलम। ये अगला क्वेश्चन है, एलईडी का बैंड ऊर्जा अंतराल क्या होता है। एलईडी का बैंड ऊर्जा अंतराल होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला देखें, ये आपको एक देखिए गेट दिया हुआ है। इंटर में तो गेट ही ख़त्म कर दिया गया भैया, इस समय गेट आपके पास नहीं है इंटरमीडिएट के सिलेबस में, और लेकिन गेट पूछा जाएगा, ध्यान रहे। निम्न में 2 द्वार के संयोजन से प्राप्त निर्गत होगा, इसमें आउटपुट आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो देखिए इसमें आउटपुट हो जाएगा एंड गेट, क्या होगा, ये एंड गेट होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि किसी व्यक्ति का निकट बिंदु कितना है, 100 सेंटीमीटर है। दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक लेंस की शक्ति कितनी होनी चाहिए। तो इसमें होनी चाहिए +3 डायोप्टर। एक वर्णीय स्रोत की तीव्रताओं का अनुपात 81:1 है। दिया गया है, अध्यारोपित अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात जो होगा वो है आपका 25:16। समान द्रव्यमान वाले 2 प्रेक्षकों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:1 तथा उनकी अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात 4:1 है। उनकी क्षैतिज प्रासों का अनुपात क्या होगा। तो उनके क्षैतिज प्रासों का अनुपात होगा 4:1। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि आयाम मॉड्यूली तरंगों में अधिकतम आयाम 30 मीटर वोल्ट तथा न्यूनतम आयाम 5 वोल्ट, तो मॉड्यूलर गुणांक का मान क्या होगा। तो मॉड्यूलर गुणांक का मान होगा 0.7। यदि R1 R2 त्रिज्याओं वाले 2 साबुन के बुलबुलों को मिलाकर एक बुलबुले का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है,
भैया ये क्वेश्चन कई बार आया है, ध्यान में रहे। तो R1 R2 त्रिज्याओं वाले दो साबुन के बुलबुलों को मिलाकर एक बुलबुले का निर्माण निर्वात में समतापीय स्थिति में किया जाए तो बनने वाले बुलबुले की नई त्रिज्या होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रहे। तो नए बुलबुले का जो त्रिज्या होगी वो क्या होगा, ये √R1² प्लस R2²। एक रस्सी को दृढ़ आधारों से खींचकर बांधा जाता है या आवृत्ति यफ से कंपन करती है यदि इसकी त्रिज्या तथा लंबाई को दुगना कर दिया जाए। ठीक है, इस लंबाई तथा त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो नई आवृत्ति का मान क्या होगा। तो त्रिज्या तथा लंबाई को दुगना कर देंगे तो नई आवृत्ति क्या हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी, यानी f/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ से बने दो लेंसों को एक दूसरे के 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर लेंसों का आवरणक संयोजन बनाया जाता है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। एक कह रहा उभयनिष्ठ उत्सर्जित ट्रांजिस्टर में धारा लब्ध का मान 100 तथा आधार धारा का मान 2 nm है। यदि लोड प्रतिरोध 0.25 हो तो लोड प्रतिरोध की वोल्टता ज्ञात करना है आपको। तो कितना होगा, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के मध्य की दूरी यानी दो प्लेटों के मध्य की दूरी d है। अब प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो प्लेटों के बीच आकर्षण बल का मान यानी F का मान कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F ही रहेगा। ठीक है, एक अनंत लंबे तार में I धारा प्रवाहित हो रही है B तथा अक्षीय दूरी के मध्य में परिवर्तन को दर्शाने वाला आरेख ये क्या होगा, 1 2 3 4 आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये होगा आपका ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया ये, चित्रानुसार असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण को ये से छोड़ा जाता है तो ABC पर उसकी स्थिति, देखिए चित्र बना हुआ है। तो ABC गति के दौरान ये BC बिंदुओं पर वेगों का परिणाम क्या होगा। ठीक है, कहाँ पर अधिकतम कहाँ पर न्यूनतम कैसे क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये BC इसकी स्थिति आपको दिखाई जा रही है। तो देखिए ये चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र पर जब आवेशित ये कण को छोड़ा जाता है तो इसका स्ट्रक्चर तो इस तरह से है, लेकिन इसमें ये और B और C सभी स्थानों पर इसका मान कैसा हो जाएगा, समान होगा, यानी ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के आयन मंडल से परावर्तन की परास क्या होती है। तो आयन मंडल के परावर्तन की परास होती है ये 3 से 30 मेगाहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए। ये प्रोटियम प्लस लिथियम गिव्स आउट 2 हीलियम। यदि 2 हीलियम के प्रति न्यूक्लियन बंध ऊर्जा 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा प्रोटॉन की
ऊर्जा 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो लिथियम की प्रति न्यूक्लियर अनुबंध ऊर्जा क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होगी आपकी ये 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि एक आर त्रिज्या तथा यह लंबाई की प्रणालिका में I = I0 cos ओमेगा टी धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रणालिका के बाहर आर दूरी पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा क्या, ये अगला क्वेश्चन है यदि किसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विभव 2 वोल्ट से बढ़ाकर 9 वोल्ट कर दिया जाए तो इसकी विभेदन क्षमता में क्या परिवर्तन होगा। तो इसकी विभेदन क्षमता में 3 से 9 कर दिया जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है एक समरूप आवेशित गोले के लिए इसके केंद्र से विद्युत क्षेत्र सतह तक जाने में रैखिक रूप से बढ़ता है, सतह से आने में रैखिक रूप से घटता है, सतह से जाने में शून्य रहता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही है कि सतह तक जाने में रैखिक रूप से बढ़ता है। दो गेंदें जिनके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है, एक दूसरे तरफ 16 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड के बेग से गति कर रही हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। एक दूसरे की तरफ 16 मीटर प्रति सेकंड तथा 8 मीटर प्रति सेकंड के बेग से गति कर रही हैं। यदि टक्कर के बाद ये आपस में मुड़ जाएं तो निकाय का उभयनिष्ठ वेग क्या होगा। तो जब ये टक्कर होगी तो इसमें क्या होगा कि उभयनिष्ठ वेग ये हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक यम द्रव्यमान का ब्लॉक 2 स्प्रिंगों के बीच ये आयाम से सरल आवर्त गति कर रहा है। यदि एक यम द्रव्यमान को साम्यावस्था में यम पर रखा जाए तो नया आयाम क्या होगा। ये देखिए आपका सूत्र है ये। अब आपको बताने हैं कि इसका नया आयाम क्या होगा। तो इसका नया आयाम होगा ये अंडर ब्रैकेट √m/m+m, ये यदि किसी अचुंबकीय माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान E = 100 sin 10⁻8t+2 J कैप हो तो H का मान क्या होगा। तो H का मान होगा आपका ये 5/π sin 10⁻8t+2 Z I कैप। क्लियर। केपलर के नियमानुसार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे आर माध्य त्रिज्या वाले किसी ग्रह का आवर्तकाल होता है, ये आपको बताने हैं। तो किसी ग्रह का जो आवर्तकाल होता है वह होगा T प्रोपोर्शनल R⁻T/2। एक स्लिट विवर्तन में यदि स्लिट चौड़ाई 1/2 कर दी जाए यानी आधा कर दिया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई में क्या अंतर होगा। प्रिज्म की चौड़ाई क्या होगी। तो प्रिज्म की चौड़ाई क्या हो जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है किसी श्रेणी LCR परिपथ में
प्रत्येक अवयव का वोल्टता निम्न प्रकार है: BL 60 वोल्ट, BC 20 वोल्ट, BR 30 वोल्ट। तो वोल्ट स्रोत का मान ज्ञात कीजिए। स्रोत वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो वो होगा आपका 50 वोल्ट। देखिए अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। ये आपको दिया गया क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन के साथ में CH3CO का और ट्वाइस से क्रिया करा गया है। एनहाइड्रस AlCl3। तो X यहाँ बनता है, तो X मुख्य उत्पाद क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि X जो है मुख्य उत्पाद बनता है, तो ये क्या है। तो ये जो आपका उत्पाद बनता है वह है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से SN1, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियन फर्स्ट की बात कर रहा है, अपक्रिया के प्रति अधिकतम क्रियाशील है। कौन इसमें ऑप्शन सही है आपका। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। ये क्रियाशील है ये, ठीक है। टोब्रोमो टोमेथिल प्रोपेन, ठीक है। अगला देखें, निम्न में से नाभिक स्नेहिता के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि नाभिक स्नेही का इसमें सही क्रम क्या है। चार दिए गए हैं, तो चारों में से नाभिक स्नेही का क्रम आपको प्रदर्शित करना है। तो इसमें चारों में स्नेही क्रम पहले ये देखिए, चौथा का, फिर तीसरा, दूसरा और फिर पहले का, ये सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन प्रकाशिक सक्रिय है। प्रकाशिक सक्रिय का मान आपको ज्ञात करना है। तो वो है आपका ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3CH11CH CH2 को CH3CH2CH2CH2COH में बदलने के लिए आपको उपयोगी अपकर्मक पूछा जा रहा है कि अपकर्मक कौन सा है, ठीक है। तो उसमें उपयोगी जो अपकर्मक है वह है आपका हाइड्रोजन या ये, ठीक है। ये आपको दिया गया है CH3 CH2COH N, ये BH4 से क्रिया करता है, और तब इनमें से उत्पाद क्या प्राप्त होगा। ये देखिए आपको दिया गया है ABCD, यानी 1 2 3 4। ये देखिए, तो देखिए तब ये उत्पाद आपको प्राप्त होगा ये, ठीक है। क्या बनेगा ये बनेगा हाइड्रोक्सी, फिर ब्यूटेनोइक एसिड। अगला देखें, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ क्रिया करके विलेय संकुल देता है, ठीक है। कौन संकुल यौगिक
क्षारीय ब्लेंड में घुलनशील उत्पाद बनाता है। यानी कौन इनमें से संकुल यौगिक देता है ये आपको बताना है। तो इसमें देता है आपका ये CH3 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 CH2 CH2 NH2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेन HBr से क्रिया करके उपरोक्त उपक्रम में उत्पाद की संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्यूटेन होगा और HBr से क्रिया करेगा तो उत्पाद में संख्या कितनी होगी। तो उत्पाद की संख्या कितनी होगी 2। अधिकतम यानी क्षारीय सर्वाधिक क्षारीय अल्फा अमीनो अम्ल है कौन। लाइसिन। लाइसिन सबसे क्षारीय अमीनो अम्ल है। लैक्टोज की इकाइयाँ क्या हैं। तो लैक्टोज की इकाइयाँ हैं बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। पीके का सही क्रम क्या है। पीके का सही क्रम क्या है ये आपको बताने हैं। देखिए पहला दूसरा तीसरा है तो इसमें आपको बताना होगा। तो इसमें सही क्रम है पहला दूसरे का फिर फर्स्ट ये। जब 1 मोल डाइबोरेन को 2 मोल अमोनिया के साथ में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो प्राप्त होने वाला उत्पाद क्या होगा। तो प्राप्त होने वाला उत्पाद होगा आपका ये। निम्न में से किस यौगिक में कार्बन सिंगल बॉन्ड वो बंध सर्वाधिक लंबाई सर्वाधिक अधिकतम होता है सर्वाधिक होता है। किस में होता है ये। अगला है मिश्र धातु। निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। तो वो है आपका आयरन और सीजियम की। अगला है ऑक्सीकारक सामर्थ्य का सही क्रम क्या है। ऑक्सीकारक के सही सामर्थ्य क्रम क्या है ये आपको बताने हैं। तो ये देखिए सही क्रम है आपका ये। अगला क्वेश्चन है P4I तथा KOH की क्रिया में निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं बनता है। तो इसमें ये उत्पाद नहीं बनेगा P2O3। अगला क्वेश्चन है IP1 का सही क्रम क्या है। तो IP1 का सही क्रम क्या है मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम। जब H2O8 - 2 Fe को ऑक्सीकृत करता है तो बनने वाला उत्पाद क्या बनेगा। तो बनने वाला उत्पाद बनेगा आपका ये H2O6 - 2। अगला कह रहा है कि भूपर्पटी में पाए जाने वाले निम्न तत्वों का भार प्रतिशतता के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते हुए क्रम आपका ये है ऑक्सीजन कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। निम्न में से कौन गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निष्कासित नहीं करता है। ये ओजोन और ये नाइट्रिक ऑक्साइड। और अगला है आयनिक त्रिज्या का सही क्रम क्या है। तो आयनिक त्रिज्या का सही क्रम है आपका ये। निम्न में से किसके विद्युत अपघटन से यूरेनियम प्राप्त कर सकते हैं। तो यूरेनियम प्राप्त कर सकते हैं किसके UF4 के द्वारा। सघन गुण है किसका। सघन गुण किसका है। तो सघन गुण है तापक्रम का। निम्न में से किसमें एंट्रोपी घटती है।
एंट्रोपी जो घटती है ये, तो एंट्रोपी घटती है तो किस में घटती है? द्रव ठोस के क्रिस्टलीकृत में। एक प्रोटीन 350 केल्विन पर आकुंडलित होती है तथा 350 केल्विन पर आकुंडलित होने पर 3.5 किलो जूल ऊर्जा का अवशोषण करती है। एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना कीजिए। ठीक है, तो एंट्रोपी में जो परिवर्तन गणना होगी तो कितना मान आएगा? 0.01 किलो जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। हीलियम +1 की ब्रैकेट श्रेणी के लिए अल्फा का लैम्डा है। लैम्डा के न्यूनतम मान, ये आपको दिख रहा है, लैम्डा का न्यूनतम मान क्या होगा? ब्रैकेट श्रेणी के लैम्डा का मान न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसका न्यूनतम मान होगा ये 3.648 एंगस्ट्रॉम। ये गैस गिव्स आउट टू बी गैस प्लस सी सॉलिड। उपरोक्त प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए दर नियतांक का मान यदि पी नॉट क्रियाकारक का प्रारंभिक दाब तथा पीटी समय में अपक्रिया का मिश्रण दाब है, तो ये सूत्र आपको बताने हैं कौन होगा। तो ये सूत्र आपका ये सही है, 1/T इन ये। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन प्लस ह्यूम CH3COA माइनस की सीमांत मोल चालकता क्रमशः 344 तथा 40 है। 0.008 m CH3 एस्टिक एसिड की मोल चालकता 48 है। CH3COOH के लिए Ka का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कितना है? 1.4 इंटू 10⁴। चार गैसें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को 500 केल्विन से ठंडा की जाती है, तो पहले द्रवित होने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे पहले द्रवित होने वाली जो गैस है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगला है मक्खन। मक्खन उदाहरण है किसका? तो मक्खन उदाहरण है तेल जल निलंबन का। ये तीसरा सही है। ये तेल जल का निलंबन है, ये तीसरा ऑप्शन सही है। ये एवं बी आदर्श ब्लेंड के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये सही है, ये एवं बी के मिश्रण में एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 लीटर जल में 6×10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है, तो ऑक्सीजन की सांद्रता प्रति मोल पार्ट पर मिलियन ppm में, नहीं पार्ट पर मिलियन में होगा। कितना मान होगा इसका? तो इसका मान होगा ये 6 ppm। कॉपर से कॉपर आयन सेल अपक्रिया के लिए E0 का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा -RT/F in 0.1। 34.5 ग्राम NaNO2 को अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत करने के लिए कितने मोल मैग्नीशियम लाल दवा की आवश्यकता होगी?
तो ये पड़ेगी आपकी 0.2 की। रक्त के पीएच 7.26 से 7.42 किस बफर के द्वारा बनी रहती है? ठीक है, ये आपको बताने हैं। तो बनी रहती है किसके द्वारा? H2CO3 या HCO3 के द्वारा। अगला है, ट्राइगोनल क्रिस्टल में कौन सा कथन असत्य है? ट्राइगोनल क्रिस्टल में कौन सा कथन असत्य है? तो ये देखिए, 2 अच्छे कोण समान जबकि एक अलग है। निम्न में कौन अवस्था फलन नहीं है? निम्न में कौन अवस्था फलन नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो अवस्था फलन नहीं है ऊष्मा। ठीक है, अगला कह रहा है कि 1 लीटर आयतन वाले फ्लास्क में 2 मोल A2 गैस के 2 मोल B2 गैस के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि साम्यावस्था पर 0.5 मोल A2 से प्राप्त होता है तो निम्न अभिक्रिया के लिए Kp का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कितना होगा? 36। ये अगला सवाल है, KsPnNiOOH का होल ट्वाइस लवण के लिए Ksp का मान इतना है तो इसकी मोलर विलेयता क्या होगी? तो इसकी मोलर विलेयता होगी ये 2 × 10⁻⁻11 m। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बायोलॉजी चालू होता है। बायोलॉजी में तारा यूरो 4 नियमों के अनुसार डीजल व पेट्रोल में सल्फर का स्तर क्या होना चाहिए? तो सल्फर का स्तर होना चाहिए ये क्रमशः 35 व 50 ppm से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा किस गुण में प्लांटी के समान व मोनेरा से भिन्न होता है? तो वो है केंद्रक कला की स्थिति पर। ये देखिए, आपको एक कॉलम दिया गया है। अगला जीवाणु, देखिए ये BC 3 कॉलम दिए गए, इसमें कॉलम ये और कॉलम 2 दिए गए हैं। इधर आपके कवक, जीवाणु और पादप कोशिका है, और कॉलम 2 में कैटिनेज, सेलुलोज और सेलो। इसमें बताने हैं कि पहला किससे बना हुआ होता है, तो ये आपको सही सुमेल करना होगा। ठीक है, ये आपको सही सुमेलित करना होगा कि कौन किसके बने होते हैं। कवक तो जो कवक होता है, कवक किससे बना होता है? कवक काइटिन से बना होता है। जीवाणु लाइसोजाइम से, और सी है आपका पादप कोशिका सेलुलोज से बने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलाया गया है। इस तरह से मिलाया गया, कवक किससे? काइटिन से, जीवाणु इससे, और ये इससे, इस तरह से। ठीक है, पादप कोशिका सेलुलोज से बनी होती है ये। तो इसका सेट आपको अब ढूंढना है कि कौन सही है। तो सेट इसमें सही है ये। ठीक है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण के निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो चक्रीय फास्फोरेशन के लिए जो सम्मिलित है वो है फास्फोरस से फोटोसिंथेसिस फर्स्ट।
अगला है सिंगर तथा निकोलसन का संबंध किससे है? तो सिंगर तथा निकोलसन का संबंध तरल मोज़ेक मॉडल से है। उन्होंने तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है, इसलिए इनका संबंध इसी से है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पादप समूह में स्वतंत्र युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुभिद पाया जाता है? तो पाया जाता है टेरिडोफाइटा में। किसमें? टेरिडोफाइटा में। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की परतों में ऑक्सीजन, गंधक, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के अधिक का सही क्रम क्या है? कि पृथ्वी की परतों में कौन कौन चीज़ किस रूप में, कौन सबसे ज़्यादा, फिर उससे कौन रूप से व्यवस्थित है, ये आपको बताने हैं। तो सबसे ज़्यादा है आपका ऑक्सीजन, फिर कैल्शियम सबसे कम है, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपको ये प्लांट दिया गया है, ये ठीक है। अब कह रहा है उपरोक्त चित्रों में से ये भी इसी के संदर्भ में क्या सही है? ठीक, ये प्लांट आपको दिया गया है, तो इसमें आपको अब ढूंढ करके लिखना है कि क्या इनमें सही है। ठीक है, तो ये कैसा है? दीर्घ है। ये क्या है? दीर्घ बड़े हैं, तो ये सही होगा आपका। ये बी आपके लघु है और ये है दिवस उदासीन पादप होते हैं। एक बीजपत्री के संवहनपूर्ण अवधि होते हैं तथा इसका आशय होता है, तो इसका आशय होता है क्या? ये संवहनपूर्ण की एधा की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीटी यानी बैसिलस, ये बीटी बैसिलस थ्यूरिजेंसिस टॉक्सिन के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सत्य कथन क्या है कि ये एक विशिष्ट जात, ये कीट जात विशिष्ट होता है, ठीक है, ये कीटों को मारने के लिए होता है, ठीक है, बीटी टॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है कि ये तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में केवल स्वपोषी उपस्थित हों तथा सभी अपघटकों व विषम पोषियों को हटा दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या परिवर्तन होगा? तो होगा क्या? तालाब के सभी जीव मर जाएंगे तथा केवल पानी शेष रह जाएगा। ये होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है C3 पादपों के प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो प्रथम अस्थायी उत्पाद है ये आपका ये 3PGA। ये देखिए आपको दिया गया गेहूं, सरसों, लोबिया। दूसरे में है पूसा, स्वर्णिम, पूसा कोमल, हिमगिरी, सफ़ेद कीट, बैक्टीरियल और ब्लाइट या स्ट्राइप रस्ट है। अब आपसे कह रहा है कि उपरोक्त सारणी का सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो सरसों में पूसा स्वर्मिंग होता है, ठीक है, यानी ये आपका ऑप्शन ये सही है जी। सरसों में पूजा स्वर्मिंग और सफ़ेद कीट, ठीक है, ये इसके मैच करते हैं। ये देखिए संरचना NCERT का बिल्कुल फिगर से लिया गया है कि दिए गए चित्रों में ABCD की सही पहचान कर उसके उत्तर देखिए। तो ये BCD देखिए, इसमें ये BC और D आपको बताने हैं कि कौन कौन सही है, इसमें कौन क्या है।
तो ये को तो आप ये को देखिए, इसमें सिंगल लाइन दी गई है, तो इसका मतलब है कि ये आपका यूनिपोर्ट है। बी में देखिए ये रेखा विपरीत दिशा में है, तो इसको एंटी पोर्ट बोलेंगे। सी में देखिए ये दोनों रेखाएं समान हैं, तो इन्हें सिम्पार्ट बोलेंगे। और डी है आपका वाहक प्रोटीन है, ठीक है। ये तो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नग्न जमीन पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले पर्पटी सहवाग निम्न में से कौन है? तो है आपके पूर्वगामी जाति के। कैसे? पूर्वगामी जाति के। देखिए आपके ABCD 4 को देखिए दिए गए हैं, इसमें आपको पहचानना है। ये ठीक है, तो ये क्या है? हाइपोकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल, ठीक है। बी क्या है यहाँ पर? प्रोशीर्ष है। और सी क्या है? स्कोटेलम, ठीक है। और डी है भ्रूणपोष। तो ये स्थिति जहाँ बनती है वहाँ आपको टिक करना होगा। ये प्लाज्मिड के संदर्भ में सही कथन क्या है, ये आपको बताने हैं। तो प्लाज्मिड के संदर्भ में क्या है? ये द्विरज्जुकीय गोलाकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए ये आपका सही है। किसी भी वायरस में DNA RNA दोनों नहीं पाए जाते हैं, और ये DNA RNA जो है जेनेटिक के रूप में वायरस में पाए जाते हैं, लेकिन एक ही पाया जाता है, या DNA पाया जाए या RNA, ठीक है, दोनों नहीं पाए जाते। तो ये कथन इसमें सत्य है। अगला है, सुसाध्य विसरण के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सुसाध्य विसरण के लिए ये देखिए सही है कि यह पदार्थों के उद्ग्रहण के लिए कोशिका का चयनात्मक प्रदान करता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आ गया, क्रिसमस रोग का अन्य नाम क्या है? तो यानी क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिसमस रोग का दूसरा नाम है ये हीमोफीलिया बी। अगला देखिए, मक्खन एक उदाहरण है। तो मक्खन किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो मक्खन है तेल जल का पायस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वसनिका एवं फलोपियन नलिका में क्या समानता होती है? ये श्वसनिका एवं फलोपियन नलिका में क्या समानता होती है? तो इसमें परिसमाविकीय उपकला पाई जाती है, दोनों में यही समानता होती है। अगला क्वेश्चन है, आप ये देखिए कि निम्न में से किन परिवर्तनों में परिवर्तनों के द्वारा रक्त के pH का नियमन होता है? तो रक्त के pH का नियमन किसके द्वारा होता है? क्लोराइड और बाइक्लोराइड के द्वारा, ठीक है। ये है। जठर ग्रंथियों के संदर्भ में क्या सत्य है? तो जठर ग्रंथियों के संदर्भ में सत्य है, ऑक्सिंटिक कोशिका एसियल एवं कैसल के आंतरिक कारक का श्रवण करती हैं, जो विटामिन B12 के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होती हैं। देखिए आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की चेष्टा की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन दिया जाए। श्वसन प्रक्रिया के नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा में उपस्थित श्वसन ताल केंद्र के द्वारा होता है। तो इसमें जो क्या करता है ये आपको बताने हैं। तो ये क्या करता है, ये सही है, उच्च ताप कार्बन डाइऑक्साइड और उच्च हाइड्रोजन सांद्रता के द्वारा प्रेरित होती है। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस का GnRH प्रेरित करता है कौन? ये एंडोसर्ग एवं कार्पस लूटियम के रख रखाव को।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी लैंगरहैंस की दीपिका क्षतिग्रस्त हो चुकी है उबला हुआ आलू खा लेता है तो उसके रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या होगा, यानी बढ़ेगा घटेगा क्या करेगा। तो देखिए ग्लूकोज का स्तर ये देखिए 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml, क्योंकि पाचन की क्रिया होती है तथा बीटा कोशिका का स्रवण कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर कि जैसे मानव आंत्र में सूक्ष्मांकुर एवं रसांकुर आंत्र के अवशोषित सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार क्या करते हैं, उसी प्रकार केचुआ में टिफ्लोसॉल होता है। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जंतु समूह के अंतःकोश के पाचन होता है तथा छिद्र के द्वारा शरीर में जल प्रवेश करता है। तो क्या है, स्पॉन्जिला, आप सुना होगा स्पॉन्जिला, आस्टिया और इसको होता है ये स्पॉन्जिया में, यानी स्पॉन्जिला में होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अगला देखें, निम्न अमीनो अम्ल में सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति का अमीनो अम्ल होता है कौन, तो वो होता है आर्जिनिन, सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है लैक्टोज का बनना, यानी लैक्टोज बना होता है किससे, तो लैक्टोज बना होता है अल्फा ग्लूकोज तथा बीटा गैलेक्टोज से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया HIV, हेपेटाइटिस और न्यूमोकोनियासिस के बारे में क्या सही है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए ये HIV वायरस है, बाकी दोनों रोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न दिए गए ABCD वे क्रमशः सही नामांक को पहचानिए। इसमें 4 दिए गए, इसमें आपको सही पहचानना है कि कौन सही है। ठीक है, तो ये निषेचन, B समसूत्रण, C अंडरोपण और D आपका गर्भाशय है। ठीक है, तो ये जहाँ है वहाँ पर आपको, ये जहाँ पर है वहाँ पर आपको टिक करना होगा। तो ये आपका ये सही है। ठीक है, अगला देखिए आपका कार्डियोग्राफ दिया गया है, दिए गए ग्राफ में PQRST के संदर्भ में पहचानिए। तो इसमें क्या है, ये टी तरंग के द्वारा आलिंद का पुनः विध्रुवीकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्न दिए गए ABCD चित्रों के परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं को पहचानते हुए उनका सही क्रम लिखना है। ठीक है, तो C आपका पहला होगा, फिर उसके बाद में C, B, ये D, जहाँ हो तो आपको टिक करना होगा। ये दिखाया गया है आपको। तो पहला क्या होगा आपका, पहला C। ठीक है, इसको C को प्रथम बोलते हैं, B को दूसरा, ये थर्ड है और ये आपका सही है। दिए गए चित्रों में ABC की पेशीय संकुचन अवस्थाओं को दर्शाया गया है, जो इस चित्र को पहचान कर सार्कोमेर की लंबाई में धीरे धीरे प्रदर्शित करता ही है। ये ABCD है आपके। देखिए ये सही है, केवल B आपका सही है। अब देखिए क्या है कि अब आगे एसर्शन और रीजन,
सॉरी कथन और कारण आगे, ठीक है। ये तो देखिए कथन और कारण आप स्वयं देख लें, क्योंकि अब देखते चले आप। ये ठीक है, ये कथन और कारण के क्वेश्चन आप स्वयं लगा लें, ये आप लगाते चले। और कोई अगर दिक्कत आए तो हमको कमेंट में लिखते रहें, और इसका सॉल्यूशन भी अगले वीडियो में भेज देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर से आपको कुछ देखिए, ये आपके क्वेश्चन वो है, क्या है, क्या कहते हैं इसको, जनरल नॉलेज के हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम क्या है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो व्यापारिक नाम है क्या है आपका, फ्रेऑन, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम है ये फ्रेऑन है। फिर कह रहा है कि इस देश में कोयले के सबसे बड़े भंडार हैं। तो कोयले के सबसे बड़े भंडार आपका कहाँ है, अमेरिका में है। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अरब मरुस्थल, ठीक है। नहीं, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, ठीक है। सहारा मरुस्थल आपके सबसे बड़े हैं। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, डीपीडी टीका में टी का क्या अर्थ है, ठीक है। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये सब चीज़। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये सब एम्स का क्वेश्चन है, इसलिए एम्स में पूछा गया था, ठीक है। हालांकि अब पूछा जाने वाला नहीं है, फिर भी आप इसको देख लें। तो ये वीडियो अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।